very important subject का rapid revision and the name of subject is costing, one of your favorite subject. आपको याद रहेगा फेवरेट सब्जेक्ट बोलने के बाद मैं तो डर गई वाला फीलिंग आया रहेगा कि यार ये कॉस्टिंग में एग्जैक्टली हमें क्या करना है. द टोटल सब्जेक्ट is of 100 marks. Total paper will be carrying 120 marks के 6 questions. Out of 6 questions you will be appearing for 5 questions and 5 question में से भी एक कंपलसरी होगा और बचे हुए जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उसमें से आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. नाउ विच चैप्टर्स आर टू बी फोकस्ड, कौन से चैप्टर का ज्यादा प्रैक्टिस करना है. देन कॉस्टिंग में हाउ टू सिक्योर एग्जाम्शन, वेरियस टाइम वी डिस्कस दिस पर्टिकुलर थिंग इन आवर क्लास. बट क्लास में इतना आवर्स कंप्लीटली पढ़ने के बाद एंड में तो होता ही है, अरे सर मैं तो ब्लैंक हो गया, क्या करूं, क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है. तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड कंप्लीट विद दिस रैपिड फायर मैराथन ऑफ सीए इंटर कॉस्टिंग. मार्क माई वर्ड्स के इस सब्जेक्ट में इट इज वेरी इजी टू सिक्योर एग्जाम्शन एंड एग्जाम्शन अगर सिक्योर करते हो तो आप लोगों का एग्रीगेट में मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर करने के लिए यही सब्जेक्ट है जो आप लोगों को हेल्प करेगा. सो कॉस्टिंग के चैप्टर्स अगर आप लोग देखोगे तो आउट ऑफ ऑल दी चैप्टर्स विच आर देयर इन योर सिलेबस, जिसमें से बैकबोन जिसे बोला जाता है, दैट चैप्टर इज कॉस्ट शीट. So very first we are going to start with the discussion of all the basic concepts related to costing के cost sheet chapter. अब ये cost sheet chapter में exactly होता क्या है? Now first of all the subject costing itself says कि भाई मैं कौन हूं. सर मैं कौन हूं का मतलब क्या हुआ? Costing बोलता है कि मैं कौन हूं. Costing is nothing but important technique. It's an important technique of calculating cost of a product produced by company or a service rendered by the company. There are two इंडस्ट्रीज जो आप लोगों ने पढ़े रहेंगे, देखे रहेंगे, सुने रहेंगे. एक होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, दूसरा होता है सर्विस सेक्टर. सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज अ इंडस्ट्री विच डील्स विथ प्रोडक्शन ऑफ अ टैंजिबल प्रोडक्ट एंड सर्विस इंडस्ट्री डील्स विथ दी सर्विसेज जहां पे इंटेंजिबल सर्विसेज रेंडर की जाती है. सो प्रोडक्ट एंड सर्विस दोनों का कॉस्ट अगर कैलकुलेट करना है, कॉस्ट अगर फाइंड आउट करना है, बच्चा पूछता है सर कॉस्ट क्यों फाइंड आउट करने का? इफ यू वांट टू कैलकुलेट प्रॉफिट देन प्रॉफिट कैन बी कंप्यूटेड बाय यूजिंग सिंगल एंड सिंपल इक्वेशन दैट इज सेल्स माइनस कॉस्ट इक्वल्स टू प्रॉफिट. So for the calculation of profit and for the determination of even selling price, one important thing you must calculate in the beginning itself, which is called as cost. And whenever you are calculating cost of a product का cost calculate करने के लिए जो टेक्निक यूज किया जाएगा उसका मतलब होगा कॉस्टिंग. तो थीम समझना जरूरी है कि भाई मैं इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ रहा हूं कि वी आर गोइंग टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट वॉट एवर इज चैप्टर, भले आपका मटेरियल कॉस्टिंग हो, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हो, प्रोसेस कॉस्टिंग हो या आपका एम्प्लॉय कॉस्टिंग हो. किसी भी चैप्टर में जाके देखो आप लोग प्रोडक्ट से रिलेटेड या सर्विस रिलेटेड, एज फार एज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग चैप्टर इज कंसर्न, हम लोग प्रोडक्ट का कॉस्ट ही कैलकुलेट करते हैं. तो कॉस्ट कैलकुलेट करने का जो टेक्निक है दैट इज कॉल्ड एज कॉस्टिंग एंड अकॉर्डिंग टू द टैंजिबिलिटी फीचर ऑफ द कॉस्ट, अगर प्रोडक्ट के कॉस्ट की बात करोगे तो कॉस्ट कैन बी बाइफरकेटेड इनटू टू पार्ट्स. The first part of cost is called as direct cost and second part of cost is called as indirect cost. Hope आप लोगों को ये याद रहेगा. We discuss this thing in class lectures also. Direct cost, सर क्या होता है direct cost? थोड़ा सा फटाक से रिवाइज करा लो. अगर इसके डेफिनेशन आप लोग पढ़ने जाओगे तो डेफिनेशन में लिखा हुआ मिलेगा डायरेक्ट कॉस्ट इज अ कॉस्ट विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट. प्रोडक्शन का क्वांटिटी बढ़ेगा, डायरेक्ट कॉस्ट बढ़ेगा. प्रोडक्शन का क्वांटिटी अगर रिड्यूस हो जाएगा तो डायरेक्ट कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगा. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट. दिस वाज द डेफिनेशन नंबर 1. Definition number 2 says it is a primary cost. Direct cost is a primary cost which is to be incurred mandatorily. कंपल्सरीली आपको इनकर करना पड़ेगा फॉर द पर्पज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी. इफ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट विद द प्रोडक्शन एक्टिविटी, डायरेक्ट कॉस्ट इज दैट पार्ट ऑफ कॉस्ट विच इज टू बी कंपल्सरीली इनकर्ड बाय द कंपनी. कंपनी को ये कॉस्ट इनकर करना ही पड़ेगा. सर डायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या आता है? डायरेक्ट कॉस्ट इज सब डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. First part is called as direct material, second one is called as direct wages and third one is called as direct expenses. ये direct material को आप लोग
जब पढ़ रहे थे फाउंडेशन एग्जाम्स वगैरह दिए थे तभी उसे आप लोग बोलते थे RMC. होप यू रिमेंबर दिस टर्म. RMC इज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट रॉ मटेरियल कंज्यूम यू शुड टेक केयर ऑफ 5 डिफरेंट थिंग्स. 5 चीजें आप लोगों को कंसीडर करनी है. Raw material consume includes first opening stock of raw material, in that you should add purchases of raw material. If any kind of expense on purchase is incurred by you people. अर्ज है क्या बोला मैंने? If any kind of expense incurred on purchases like carriage, like freight, right? No, and taxes on purchases वगैरह रहेगा, custom duty and all, जहां पे credit is not allowed ऐसा बोला रहेगा, तो that is to be added to the purchase value while calculating RMC. Then you are going to deduct closing stock from this calculation, and lastly less sale of scrap of raw material करने के बाद the net figure which you are going to get is called as raw material consumed, which can also be termed as direct material as far as your cost sheet is concerned. So direct cost is directly related. It is a primary cost, compulsory cost, commencement cost, and commencement cost का पहला point होता है direct material, जिसमें 5 चीजें आएगी: opening stock, add purchases, add expense on purchase, less closing stock of raw material, and less sale of scrap of raw material. Once this cost is computed, like अपने material का cost incur किया, right? You are starting with the production activity, and production करने के लिए सबसे पहली जरूरत होती है material की. Once material cost has been incurred by the company, आप लोगों का next cost आता है cost which you have incurred towards your workers who are directly engaged in the production activity. सर वर्कर को क्या देंगे? वर्कर को तो पैसा देना पड़ेगा. दैट पैसा, अपना सपना, मनी वर्कर को जो पे किया है, दैट वन इज कॉल्ड एज योर डायरेक्ट वेजेस. एंड आफ्टर डायरेक्ट वेजेस सम कॉस्ट, सम एडिशनल एक्सपेंस यू इनकर टुवर्ड्स यूटिलिटीज, डिजाइन्स ना, आपका होता है रॉयल्टी का कॉस्ट, हायर परचेस ऑफ स्पेशल मशीनरी, ये सारे कॉस्ट जो होता है ना, दिस कॉस्ट एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस. विदाउट इनकरिंग दिस बेसिक हेड्स ऑफ कॉस्ट, try to focus on this. क्या बोला मैंने? Without incurring this basic heads of cost, you won't be able to start with your production activity, and that is why this all 3 elements are compulsory elements of cost जो आप लोगों को incur करने ही पड़ेंगे for the purpose of commencement of production activity. You have started with your production activity. मेरे पास मटेरियल है, मेरे पास वेजेस है, मेरे पास डायरेक्ट एक्सपेंस का खर्चा वगैरह कर दिया, मैंने ये खर्चे कर दिए, मेरा प्रोडक्शन चालू हो गया. यार प्रोडक्शन चालू हो गया, बट इट इज नॉट येट कंप्लीटेड. प्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए सेकेंडरी कॉस्ट यू आर गोइंग टू इनकर, एंड दैट सेकेंडरी कॉस्ट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट कॉस्ट. सर वो पहला कॉस्ट कौन सा था? प्राइमरी कॉस्ट. Secondary cost is your indirect cost. Primary cost was the basic head of cost, and basic head के ऊपर जो खर्चा करोगे, that one is called as overhead. ओवरहेड सुना रहेगा ना, ओवरहेड वही है. पहले बेसिक हेड्स आते हैं, उसके बाद जो हेड्स आएंगे दे आर कॉल्ड एज ओवरहेड कॉस्ट, एंड ओवरहेड कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर ऑन कॉस्ट. डिफरेंट नेम्स थियरी में आपके पास लिखे रहेंगे फॉर श्योर. ये सारे के सारे खर्चे जो आप लोग अभी करोगे, दे आर कॉल्ड एज कंप्लीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट. पहला कॉस्ट था कमेंसमेंट. प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, सर प्रोडक्शन करना है, कीजिए ना. कहां से करे सर, किधर पे करे? प्रोडक्शन करने के लिए प्लेसेस रिक्वायर्ड, दैट इज कॉल्ड एज फैक्ट्री. हिसाब लगने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन वर्क करने के लिए, सारे के सारे आपके ना क्लरिकल वर्क करने के लिए भी एक प्लेस की जरूरत होती है, दैट इज कॉल्ड एज ऑफिस. So first secondary element of cost which you are going to incur is factory overhead. The secondary element number 2 which you are going to incur is called as your office and administration overhead, and the last cost which is required for the distribution of goods, which covers all the marketing expenses, is called as selling and distribution cost. मागू क्या बोल रहा है सर? मैंने बोला पहला डायरेक्ट कॉस्ट, दूसरा इनडायरेक्ट कॉस्ट. पूरे के पूरे कॉस्टिंग में दीज आर ओनली रेलेवेंट एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट विच आर टू बी कंसीडर्ड. सर 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 क्या बोलते जा रहा है सर? रिवीजन दे रहा है, और रिवीजन देते देते सर ने चालू कर दिया बेसिक कॉन्सेप्ट का रिवीजन देना. बेसिक कॉन्सेप्ट का रिवीजन करने के लिए हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहला मतलब कॉस्टिंग होता क्या है. तो कॉस्टिंग होता है इंपॉर्टेंट टेक्निक. सर किसका इंपॉर्टेंट टेक्निक सर? इट्स एन इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ एसर्टनिंग. आपको फाइंड आउट करना है. सर क्या फाइंड आउट करना है? कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड और अ सर्विस रेंडर्ड बाय द कंपनी. बराबर है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस का मतलब होगा ऑल द रेलेवेंट एक्सपेंसेस व्हिच यू हैव इनकर्ड, जिसमें पहला आता है आप लोगों का मटेरियल कंजम्पशन टिल गुड्स आर सोल्ड इन द मार्केट.
अर्ज है, हमने बोला फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम मटेरियल कंजम्पशन टिल फिनिश गुड्स आर सोल्ड इन द मार्केट। ओ मा गो, का बोलते जा रहा है, सारे के सारे खर्चे जो तूने प्रोडक्ट बनाने के लिए किया रेलेवेंट है, ऑल दोज एक्सपेंसेस आर टू बी कंसीडर्ड एज अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट का कॉस्ट अकॉर्डिंग टू टेंजिबिलिटी वी कैन डिवाइड इनटू टू पार्ट। सर कौन से दोन पार्ट? पहला पार्ट इज डायरेक्ट कॉस्ट, सेकंड पार्ट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। याद आ रहा है क्या? ऐसा कई बार अपन ने डिस्कस किया है, दिस इज क्विक रिवीजन। डायरेक्ट कॉस्ट प्राइमरी, इनडायरेक्ट कॉस्ट सेकेंडरी, direct cost commencement, indirect cost completion and distribution. So direct cost, according to our discussion, we divided into three parts: direct material, direct wages and direct expenses. Direct material is also called as raw material consumed. It includes five item. That is, first one is raw material का opening stock to be added, purchases to be added, expenses on purchase to be added, and closing stock is to be deducted. ए सर तू तो बोला था 5 आइटम, याद कर पांचवा क्या था? सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का सेल ऑफ स्क्रैप अगर दिया रहेगा तो माइनस करना। Direct wages are also called as direct labor, productive wages, manufacturing wages, etc. एंड आप लोगों के डायरेक्ट एक्सपेंसेस आने के बाद आपका डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट हो जाता है खत्म। नेक्स्ट कम्स योर इनडायरेक्ट कॉस्ट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओवरहेड कॉस्ट एंड ऑन कॉस्ट। यही तो डिस्कस हुआ था। ये सारे के सारे खर्चे आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। पहला फैक्ट्री ओवरहेड इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्क ओवरहेड, then administration overhead related to your office and clerical work, and selling and distribution and marketing overheads we are going to record separately. Now something is very important, that is called as identification of cost item. क्वेश्चन में दे आर गोइंग टू गिव यू द मिक्स्ड एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। आपको मिक्स्ड एलिमेंट ऑफ कॉस्ट मिलेगा। सर मिक्स्ड मतलब क्या? सर सारी की सारी चीजें आप लोगों को डायरेक्टली दी रहेगी। सर क्या क्या मतलब? सर क्या रहेगा? सपोज क्वेश्चन इज एडवर्टाइजिंग, Where to be recorded that? एडवर्टाइजिंग कहां पे रिकॉर्ड करोगे? बच्चे सोचेंगे, सोचो एडवर्टीजमेंट कहां पे रिकॉर्ड होगा? सोचो अरे सर इतना सिंपल है, एडवर्टीजमेंट क्यों करते हैं? सेलिंग के लिए, तो दिस इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सिंपल है। क्वेश्चन सेज ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट, सर ऑफिस का रेंट है तो वो कहां पे जाएगा? किसका रेंट है? ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, general category. If question says factory rent, it is related to factory, that's why factory overhead is the appropriate heading जहां पे ये खर्चा आपका रिकॉर्ड होना चाहिए। सेल्समैन सैलरी, चलो सोचो, करो कमेंट करो सेल्समैन सैलरी कहां पे रिकॉर्ड होगा? सर सेल्समैन है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, करेक्ट। इफ क्वेश्चन से ऑफिस एम्प्लॉय सैलरी, एडमिनिस्ट्रेशन। फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरी, फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरी आपका आएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स में, करेक्ट है? समझ में आ रहा है? इफ क्वेश्चन से प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ओनली प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज गिवन, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज टू बी रिकॉर्डेड अंडर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो अप्रोप्रिएट ओवरहेड में आपको बाइफिकेशन करना पड़ेगा। एग्जीबिशन कॉस्ट, ट्रेड फेयर एक्सपेंसेस। सर ये एग्जीबिशन और ट्रेड फेयर क्या होता है? डिस्प्लेइंग द प्रोडक्ट, शोरूम का जितना भी खर्चा रहेगा, दिस ऑल आर द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इसके साथ साथ आप लोगों के बहुत सारे वैरायटीज क्वेश्चन में कवर किए रहेंगे, तो बी वेरी केयरफुल व्हाइल एलोकेटिंग द कॉस्ट अंडर दिस 3 हेड। नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, आर वी गोइंग टू इंक्लूड ऑल द एक्सपेंसेस व्हाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट? ना, कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त सारे के सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे। सर मतलब क्या बोल रहा है? चलो, मुझे मेरे गर्लफ्रेंड का फोन आया, मेरे गर्लफ्रेंड ने बोला कि बाबू जानू सोना डार्लिंग, जो भी होता है तुम्हारे तोतले रिलेशनशिप में ना, थाना थाया ताला ला 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 करके चालू कर दिया उसने, और मुझे बोल दिया जानू आई वांट गिफ्ट, मुझे गिफ्ट दीजिए ना। मैंने बोला आप लीजिए ना, कौन सा गिफ्ट चाहिए वो तो बताइए ना। तो उसने बोला कि मुझे चाहिए iPhone 14 Pro। यो ब्रो सत्यानाश हो तेरा, iPhone 14 Pro का गिफ्ट उसने मेरे पास मांगा, मैंने उसको वो गिफ्ट दे दिया। अपन सोचता नहीं है, गिफ्ट मांगा दे देने का। गिफ्ट अगर मैंने उसको दे दिया तो अभी मुझे बताओ, गिफ्ट का खर्चा इज अ रेलेवेंट एक्सपेंस, शुड आई इंक्लूड दैट एक्सपेंडिचर व्हाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट? देखो सब लोग ऐसा करेंगे, सारे व्यूअर्स ऐसे करेंगे, नहीं, बिकॉज इट इज अ पर्सनल एक्सपेंस। सो व्हाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट यू शुड कंसिडर ओनली दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर रिलेटेड टू प्रोडक्ट, and expenses which are not related to product are to be excluded। बराबर ना? ऐसे ही मैं घर पे बैठा हूं, मेरे पास कोई डोनेशन मांगने आया, मैंने डोनेशन दे दिया, डोनेशन इज रिलेटेड टू द प्रोडक्ट का कॉस्ट? नो,
इट्स अगेन सिंपल, अदर देन बिजनेस योर पर्सनल एक्सपेंस बॉस, ये आपके प्रोडक्ट के कॉस्ट में नहीं इंक्लूड होना चाहिए। तो बी केयरफुल व्हाइल रिकॉर्डिंग एक्सपेंसेस टू बी इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस टू बी एक्सक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग द कॉस्ट। ठीक से समझ लो, जब भी आप लोग एक्सपेंस इंक्लूड करते हो, आप लोगों को क्या क्या इंक्लूड करना है, ओनली 2 कॉस्ट एलिमेंट्स आर टू बी इंक्लूडेड। सिर्फ 2 ही कॉस्ट एलिमेंट आपको इंक्लूड करना है, जिसमें से फर्स्ट होगा डायरेक्ट कॉस्ट एंड सेकंड हो जाएगा इनडायरेक्ट कॉस्ट। सो व्हेनेवर यू गाइज आर प्रिपेयरिंग कॉस्ट शीट, द चैप्टर विच वी आर स्टार्टिंग नाउ, जो अभी तक का डिस्कशन हुआ है वो पूरा का पूरा बेसिक थीम है, जहां पे कॉस्ट बाइफर्केशन वगैरह किया, कॉस्ट के डिटेल्स फाइंड आउट करने वाला एक ही चैप्टर है एंड दैट इज योर कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन करके हमें प्रोडक्ट का कॉस्ट ढूंढना पड़ता है, एंड व्हाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट ओनली डायरेक्ट कॉस्ट and indirect cost is to be considered. Means what we are going to consider? We are going to consider direct material. We are going to consider direct wages. We have to consider direct expenses, factory overhead, administration overhead and selling overhead. इन 6 के अलावा और कुछ भी प्रोडक्ट के कॉस्ट में नहीं आएगा। सर क्या क्या नहीं आएगा? आइटम्स टू बी एक्सक्लूडेड में एक शॉर्ट की मैंने लिखा हुआ है एंड दैट इज फाइन ए। बच्चे बोलते हैं सर ये क्या है सर? एफ का मतलब क्या? फाइनेंशियल एक्सपेंसेस लाइक इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये सारे के सारे ऐसे खर्चे हैं, दे आर रिलेटेड टू योर बोरोइंग, अवॉइडेबल कॉस्ट है। It is not related with the product and that's why it is to be excluded. Next comes intangible and fictitious assets written off. Intangible asset याद तो रहेगा आप लोगों को, गुडविल ना, गुडविल राइट ऑफ करना। फिक्टिशियस एसेट्स लाइक मिसलेनियस एक्सपेंडिचर लाइक योर इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ एंड ऑल, दे आर रिलेटेड विद इनकॉर्पोरेशन स्टेज ऑफ द कंपनी बॉस, दे आर नॉट रिलेटेड विद प्रोडक्शन। इसीलिए इंटेंजिबल एसेट्स राइट ऑफ वगैरह होते हैं तो उसे कॉस्ट में कभी भी कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर नॉट इनकर्ड फॉर प्रोडक्शन, दे आर इनकर्ड आइदर फॉर इनकॉर्पोरेशन और एनी अदर पर्पस। नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस, सर ये क्या होता है? To be very precise, they are technically called as non-operating expenses. Expenses which are not related with the regular business operations like donation, charity, gifts, loss by fire, loss on sale of asset. ये सारे abnormal losses होते हैं ना, like loss by fire वगैरह। आग रोज लगती है क्या रे? Is it your business? तेरे बिजनेस में रोज आग लगेगी तो तेरे बिजनेस का स्लोगन बनाना पड़ेगा, इसको जला डाला तो लाइव झिंगा लाला। अरे जोक सपाट, कॉन्सेप्ट क्लियर कर अपने को। सारे के सारे नॉन रिकरिंग आइटम जो होता है ना, विच आर नॉट रिलेटेड विद द प्रोडक्ट, दे आर टू बी एक्सक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। आगे लिखा है मैंने एक्सपेंस आफ्टर प्रॉफिट। सर वो फाइन ए क्या है? एफ फॉर फाइनेंशियल एक्सपेंस, आई फॉर इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट्स रिटन ऑफ, एन फॉर नॉन बिजनेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ई फॉर एक्सपेंस आफ्टर प्रॉफिट। इट इंक्लूड्स ओनली एंड ओनली वन आइटम एंड दैट वन इज योर इनकम टैक्स। आपका जो इनकम टैक्स है वो इनकम टैक्स कभी भी प्रोडक्ट के कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। बच्चा सोचता है सर क्यों? प्रोडक्ट बनाया इसीलिए तो प्रॉफिट हुआ। बे टकले, प्रॉफिट हुआ तो टैक्स देना पड़ेगा, प्रोडक्ट बनाया तो इसीलिए टैक्स नहीं दे रहे। देखो मैंने वहां पे सारे टैक्सेस नहीं लिखे, मैंने वहां पे सिर्फ लिखा है इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन प्रॉफिट इज अर्न्ड बाय यू। आप लोगों ने बिजनेस किया, करोड़ों का प्रॉफिट कमाया, इंडियन गवर्नमेंट आपके पास आके बोलेगा आर यू हैप्पी? आप लोग बोलोगे यस वेरी हैप्पी। गवर्नमेंट सेज शेयर योर हैप्पीनेस। गवर्नमेंट के साथ हैप्पीनेस शेयर करना पड़ता है बाय पेइंग देम टैक्स एंड दिस इज इनकम टैक्स। इनकम टैक्स प्रोविजन, इनकम टैक्स पेड, ऐसी चीजें कभी भी प्रोडक्ट में कॉस्ट में इंक्लूड नहीं की जाती। से फॉर एग्जांपल मुझे प्रॉफिट ही नहीं हुआ, टैक्स देना पड़ेगा? नहीं, प्रोडक्ट तो बनाया था ना, तो प्रोडक्ट इज नॉट आस्किंग यू टू पे द इनकम टैक्स। प्रॉफिट की वजह से यू आर पेइंग द इनकम टैक्स एंड दैट इज व्हाई एक्सपेंस आफ्टर प्रॉफिट लाइक इनकम टैक्स शुड बी excluded while calculating cost of a product. And final item is an appropriation. सर ये अप्रोप्रिएशन क्या होता है? सर वो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट को अप्रोप्रिएशन बोलते हैं टकले, दैट इज एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन मींस इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, उसे साइड में रख। वी आर टॉकिंग अबाउट अप्रोप्रिएशन एंड अप्रोप्रिएशन इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, इट्स एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट। याद करो फाउंडेशन, याद करो कितनी सदियां बीत गई। फाउंडेशन दिया था X, Y and Z आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:2:1। ऐसा करते थे, याद है?
जितना भी प्रॉफिट होता है वी आर जस्ट एलोकेटिंग दैट इनटू 3 पार्ट, राइट? नो, 3 पार्ट में बाइफर्केशन करना इज नॉट एक्सपेंस, इट इज ओनली एप्रोप्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. इट इज रिलेटेड टू प्रॉफिट बाइफर्केशन, इट इज नॉट रिलेटेड विद द प्रोडक्शन, एंड दैट्स व्हाई these are the elements which are to be excluded while calculating cost of a product. समझ में आ रहा है? रिवीजन में रिवीजन दे दूं. वी स्टार्टेड विथ कॉस्टिंग, इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट. यस सर, बैठ गया. कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी और सर्विस रेंडर्ड बाय द कंपनी. यस सर, दिमाग में आ गया. टेंजिबिलिटी के हिसाब से कॉस्ट में आप लोगों के मटेरियल से लेके गुड्स बेचने तक के सारे खर्चे आ जाएंगे. यस सर, आ गया. सारे खर्चे जो आएंगे उनको 2 पार्ट में डिवाइड करना है. फर्स्ट इज डायरेक्ट कॉस्ट, सेकंड वन इज इनडायरेक्ट कॉस्ट. यस सर, याद रहेगा सर. डायरेक्ट कॉस्ट इज कमेंसमेंट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट इज कंप्लीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट. यस सर. प्राइमरी कॉस्ट इज योर डायरेक्ट कॉस्ट, secondary cost is called as indirect cost. Yes sir. The cost which fluctuates according to the quantity of production is called as direct cost. It is directly related to the quantity, and जो quantity के हिसाब से change नहीं होगा, that cost is called as your सेकेंडरी कॉस्ट, एंड दैट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट. जा रहा है दिमाग में? सभी भी कैलकुलेशन करोगे डायरेक्ट कॉस्ट का मैक्सिमम 3 आइटम्स आर टू बी कंसीडर्ड. दे आर योर मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस कॉस्ट. एंड सेकंड पार्ट इंक्लूड्स आल्सो 3 पार्ट्स: फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड सेलिंग ओवरहेड. ये सारे के सारे आइटम कंसीडर कीजिए ना, क्या भी कंसीडर करेंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट. और जब प्रोडक्ट का कॉस्ट कैलकुलेट करते हो, फाइन ए को हटा दो, हमें नहीं चाहिए. इसमें से कोई भी आइटम अगर दिखा दो, उसको बोलने का चल पहले फुर्सत में निकल, अपने को तेरी जरूरत नहीं है. दिस आइटम्स आर टू बी एक्सक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट. बराबर है? सर 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 एक डाउट छे सर, डाउट छे ना, तो डाउट ना ऐसा कुछ आएगा दिमाग में. सर हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करते तभी सेल्स माइनस कॉस्ट ऐसे करके हमारे पास प्रॉफिट आता है. बराबर है? यस यस सर, बरोबर है. अगर प्रॉफिट ऐसे आता है तो मुझे प्रॉफिट कंप्यूट करने के लिए पहले चीज की जरूरत थी कॉस्ट. कॉस्ट में क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा, ये अपन ने डिस्कस किया. नाउ सेल्स में आर वी गोइंग टू रिकॉर्ड ऑल द इनकम्स और रेलेवेंट इनकम? सोचो. आया कमेंट में? आ गया? सब लोग बोल रहे रेलेवेंट इनकम कंसीडर करेंगे. सर रेलेवेंट इनकम का मतलब क्या होता है? ओनली दोज इनकम्स विच आर रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट. इफ यू हैव प्रिपेयर्ड द प्रोडक्ट, यू हैव मैन्युफैक्चर्ड द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के बाद उसे बेचोगे, तो सेल ऑफ फिनिश गुड्स इज योर मेजर इनकम. During the production process, whatever wastages are there, those wastages you will be selling during the production process. Sir, wastage को क्या बोलते हैं? Scrap. So it is also production related income. आप ही सोचो. Are we going to include lottery income in it? Lottery income इसमें आएगा? नहीं सर नहीं. देखो आप लोगों का ना ऐसा एकदम ऐसा मुंडी हिलने लगेगा. सर क्या बोला सर? लॉटरी इनकम नॉट रिलेटेड विद प्रोडक्ट. रेंट इनकम not related to the product. Interest received not related to the product. Dividend received not related to product. यार ये ऐसे इनकम है जो आपके इन्वेस्टमेंट पे मिलेंगे. हाउस प्रॉपर्टी जो अगर आपकी पड़ी हुई है उसके ऊपर रेंट मिलेगा. They are not related with the production or product. No, इसीलिए जब भी इनकम कंसिडर करोगे, in case if you are asked to compute the profit, so product related sale minus product related cost, ये दोनों product related चीजें जब माइनस करोगे तभी जाके आपके पास आ जाएगा product related profit. तो profit कैलकुलेट करते वक्त only you should consider 2 incomes and 2 costs. इनकम में फिनिश गुड सेल एंड स्क्रैप सेल्स यू शुड कंसीडर. रिमेनिंग ऑल अदर इनकम्स आर टू बी एक्सक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग एंड रिकॉर्डिंग द सेल्स रिलेटेड टू प्रोडक्ट. नाउ जितना अपन ने अभी बाइफर्केशन वगैरह देखा, वो आपका बाइफर्केशन ऑफ कॉस्ट था अकॉर्डिंग टू टेंजिबिलिटी फीचर. नाउ देयर इज वन मोर फीचर विच इज कॉल्ड एज नेचर और बिहेवियर. हर एक का नेचर होता है ना, बिहेवियर होता है. कुछ कॉस्ट एलिमेंट होते हैं वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे. सर हमेशा कांस्टेंट रहेंगे उसे क्या बोला जाएगा? फिक्स्ड कॉस्ट. जो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता है, which keeps on changing when quantity changes, that is called as variable cost. तो क्वांटिटी चेंज होने के बाद जो चेंज होगा, इंक्रीज इन क्वांटिटी इंक्रीज इन कॉस्ट, रिडक्शन इन क्वांटिटी रिडक्शन इन कॉस्ट, ऐसा जो कॉस्ट वेरी करेगा that is called as variable cost. And the cost which remains unchanged, constant, uniform despite of change in the quantity. क्वांटिटी बढ़े
या कम हो जाए, और बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो कभी चेंज नहीं होगा, वो फिक्स्ड कॉस्ट है, वो फिक्स्ड रहेगा, वो कभी चेंज नहीं हो सकता, दैट कॉस्ट इज कॉल्ड एज योर फिक्स्ड कॉस्ट। लेकिन इस दुनिया में दोनों गुण दिखाने वाले भी लोग होते हैं। ऐसा एक कॉस्ट होता है जो पार्शियली वेरिएबल रहेगा, पार्शियली फिक्स्ड रहेगा, मतलब आधा चेंज होता है, आधा फिक्स्ड रहता है। सर ऐसे वाले को क्या बोलते हैं? दैट वन इज कॉल्ड एज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अप टू वन एक्सटेंट इट रिमेन्स कांस्टेंट, बट बियॉन्ड दैट एक्सटेंट इट कीप्स ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द चेंज इन क्वांटिटी। अर्थ है सर क्या बोला? आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल याद है? इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये एग्जांपल अपन ने लिया था क्लास में, लेकिन अभी रिवीजन है। आप लोग तो ओवरबर्डन हो यार, इतना बड़ा सिलेबस, इतने सारे चैप्टर, इतनू सा दिमाग क्या क्या याद रहेगा ना, बराबर बोल रहा हो ना। तो इसीलिए मैंने क्या बोला कि थोड़ा सा फोकस करो, रिवीजन मिलते रहेगा। अभी ब्रेक मांगते हैं, अरे ब्रेक मिलेगा, टेंशन मत लो, सबको मिलेगा, धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से सुनने का। जो कॉस्ट फिक्स रहता है दैट इज कॉल्ड एज योर फिक्स्ड कॉस्ट। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये डेफिनेशन नाम का बड़ा स्कैम है भाई। इसका डेफिनेशन का स्कैम चालू हुआ तो पब्लिक कंपनी के डेफिनेशन से, याद रहेगा आप लोगों को। पब्लिक कंपनी क्या? इट इज नॉट प्राइवेट, इज कॉल्ड एज पब्लिक। वैसे फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? विच इज फिक्स्ड इन नेचर। वेरिएबल कॉस्ट क्या है? विच इज नॉट फिक्स्ड इन नेचर, विच कीप्स ऑन चेंजिंग, which keeps on varying is called as variable cost, and the cost which is partially fixed and partially changes is called as combined cost, which is called as semi variable cost. So bifurcation of cost is also possible according to its nature and according to its behavior. Basic theory discuss होने के बाद कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम में इनका इनकॉर्पोरेशन करना, इस पॉइंट को इनकॉर्पोरेट करना while solving the sum matters a lot. Whenever any kind of change is suggested in the variable cost, क्वेश्चन बोलता है मटेरियल कॉस्ट विल इंक्रीज इन फ्यूचर, दिस विल हेल्प यू while calculating and preparing estimated cost sheet. अगर आप लोगों को बोला है कि वेरिएबल कॉस्ट में चेंज इज एक्सपेक्टेड बाय 10%, एट मटेरियल कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 10%. Material cost is a direct cost. Direct cost is directly related to the quantity, means it's a variable cost, variable in nature, right? No, variable cost जब भी change होता है तो variable cost total में change होगा, पर यूनिट में फिक्स रहेगा। सर 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 क्या बोला? वेरिएबल फिक्स कैसे बोलता है? सर तू गलत पढ़ा रहा है। मां कसम सही पढ़ा रहा हूं। मैं एग्जांपल देके समझा सकता हूं। क्वांटिटी सपोज मैंने यहां रिकॉर्ड कर दिया है 500 यूनिट्स, ठीक बा? ये 500 यूनिट बनाने के लिए आई एम स्पेंडिंग 5000 रुपीज, राइट? सपोज माई वन मोर प्लान इज अवेलेबल विथ मी वेयर आई एम प्लानिंग टू प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स। ओके सर, 500 यूनिट बनाने का 5000 रुपया लगता है, तो 1000 यूनिट्स बनाने के लिए कितना पैसा लगेगा? इफ यू वांट टू कंप्यूट दैट यू शुड डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और इमीडिएटली आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 10,000 रुपीज। सी, क्वांटिटी डबल्ड, योर वेरिएबल कॉस्ट डबल्ड, सो इट इज चेंज, इट इज चेंज्ड, इट इज चेंज्ड। सर क्या बोल रहा है सर? इट हैज चेंज्ड इन क्वांटिटेटिव प्रपोर्शन। क्वांटिटी डबल होने के वजह से टोटल कॉस्ट आप लोगों का डबल हो गया। बट इफ यू वांट टू कैलकुलेट वीसीपीयू, सर क्या सर कौन सी पीयू बोलता है? सर वीसीपीयू इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सर पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करने का? कैलसी पे। ओके, पहला करेंगे 5000 डिवाइडेड बाय 500 यूनिट। सर 10 रुपए दे तुरतुरे, आ गया देख 10 रुपया। देन सेकंड कैलकुलेशन 10,000 डिवाइडेड बाय 1000, फिर से कैलसी पे मेरे 10 आ गया। सर तू क्या प्रूव करना चाहता है? मैं बोलना चाह रहा हूं कि इट इज द कॉस्ट विच चेंजेस इन टोटल, इट चेंजेस इन टोटल बट रिमेन फिक्स्ड इन पर यूनिट। ब्रश अप कर लो, हमेशा हमेशा ये टोटल में चेंज होगा लेकिन पर यूनिट में ये कांस्टेंट रहेगा। सेकंड पार्ट ऑफ कॉस्ट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट टोटल में फिक्स्ड रहता है बट पर यूनिट में चेंज होता है। सर इसको भी प्रूव करके दिखाना। चलो डिस्कस करते हैं यहां पे इसका भी कैलकुलेशन। सपोज दिस इज फिक्स्ड कॉस्ट का एग्जांपल, और फिक्स्ड कॉस्ट में ऐसा कुछ लिखा है 500 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो एंड फॉर दैट पर्पस यू हैव इनकर्ड 5,000 रुपीज। Your next plan is to produce 1000 unit. For producing 1000 unit, how much amount is to be spent? कितना अमाउंट स्पेंड करना पड़ेगा? सर सोचने दो। अभी टकले सोचता क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट तो हमेशा फिक्स ही रहेगा। हाँ यार सर टोटल में तो ये फिक्स्ड ही रहता है, सिंपल। लेकिन अगर आपको कैलकुलेट करना है एफसीपीयू, सर व्हाट इज एफसीपीयू? सर दिस इज फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट।
इफ यू वांट टू कैलकुलेट फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट तो चेक कर लो 5000 डिवाइडेड बाय 500 इज 10 एंड 5000 डिवाइडेड बाय 1000 इज 5। आप लोगों का फिक्स्ड कॉस्ट चेंज हो रहा है इन पर यूनिट। छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे व्हाइल सॉल्विंग एनी क्वेश्चन, नॉट ओनली बेस्ड ऑन कॉस्ट शीट बट रिलेटेड टू एनी अदर चैप्टर लाइक बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग। कितने सारे चैप्टर्स है उसमें ये पॉइंट आप लोगों के रिपीटेडली आ जाएंगे और बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं। अपना एक ही टारगेट है, आवर टारगेट इज मिशन एक्सम्पशन। कुछ भी करके एक्सम्पशन लाना है। ये रिवीजन लेक्चर अच्छे से सुन लेना बच्चों, आप लोगों को थोड़ा तो हेल्प होगा फॉर श्योर। सो इफ यू चेक ऑल दिस कैलकुलेशंस एंड पॉइंट्स, इसको यूज करके आप लोग एक स्टेटमेंट बनाते हो एंड दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज कॉस्ट शीट व्हिच इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय द कॉस्ट अकाउंटेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड। Period can be anything. You can prepare cost sheet on monthly basis, quarterly basis, half yearly basis, yearly basis. जितना basis पे cost sheet बनाने के लिए बोला है क्वेश्चन में, that basis you should consider. सर cost sheet का फॉर्मेट कैसे याद रखने का? रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। अपन ने जो थियरी डिस्कस किया उसी ऑर्डर में कॉस्ट शीट आप लोगों का रिवाइज होना चाहिए। सर कैसे सर? फर्स्ट we will start with direct material and direct material में सबसे पहला you are going to record opening stock of raw material, add purchase, add expense on purchase, less closing stock and less sale of scrap। अब बोलो ये रिवाइज नहीं हुआ था? शुरू के थियरी के पहले पॉइंट में तो अपन ने रिवाइज किया, राइट? आफ्टर दैट यू शुड रिकॉर्ड सेकंड एलिमेंट ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, दैट इज डायरेक्ट वेजेस एंड देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस। व्हेन यू आर गोइंग टू ऐड दिस थ्री आइटम, तीनों का टोटल इज गोइंग टू गिव यू द फर्स्ट subtotal of cost sheet which is called as prime cost. Sir, why it is called as prime cost? Because it is primary elements का total. Primary elements of cost are the direct cost element, उनका ये total है, इसीलिए इसका नाम लिखा गया है prime cost। prime cost के बाद आएगा आप लोगों का secondary cost। Sir, secondary cost में क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे? Secondary cost is the indirect cost which is divided into three parts according to our theory. पहला part was factory overhead, so I recorded factory overhead। इसका मतलब मटेरियल, वर्कर्स, सारे डिजाइन्स लेके आप प्रोडक्शन करने के लिए फैक्ट्री में पहुंचे और फैक्ट्री में पहुंचने के बाद यू हैव स्टार्टेड विद द प्रोडक्शन एक्टिविटी। प्रोडक्शन एक्टिविटी स्टार्टेड और स्टार्ट होने के बाद का जो स्टॉक होता है ना, विच इज नॉट मटेरियल स्टॉक, इट इज नॉट फिनिश गुड्स, ये बीच का स्टॉक है, सेमी फिनिश प्रोडक्ट का स्टॉक है। Your commencement production ka has been started, but it is not yet over. It is not yet finished, and that's why this particular stock is called as stock of work in progress. So whatever stock was there already in the production process, that is to be added opening stock. और जो फर्दर प्रोसेस नहीं हुआ है, जो नेक्स्ट पीरियड में करोगे, उसे हटा दो क्योंकि उसके ऊपर आपको आगे का कॉस्ट लगने वाला नहीं है। सो मटेरियल प्लस वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस गिव्स यू प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में ऐड करो फैक्ट्री ओवरहेड, यू आर गोइंग टू गेट जीएफसी। जीएफसी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, इट इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। वंस दिस कॉस्ट इज कैलकुलेटेड, यू आर गोइंग टू गेट योर डब्ल्यूआईपी स्टॉक एंड डब्ल्यूआईपी स्टॉक एडजस्ट करने के बाद आपके पास आ जाएगा आपका नेट अमाउंट ऑफ फैक्ट्री और वर्क कॉस्ट। एक बार ये फैक्ट्री कॉस्ट कंप्यूट हो गया ना बच्चों, इट इंडिकेट्स एंड ऑफ फैक्ट्री ऑपरेशन। फैक्ट्री का काम हो गया। फैक्ट्री में जो तूने काम किया है डायरेक्टली उसे मार्केट में बेचने के लिए मत निकाल, उसको इंस्पेक्ट कर, उसका क्वालिटी चेक कर। क्वालिटी चेक करने के लिए कॉस्ट लगेगा क्वालिटी कंट्रोल। 5 चीजें याद रखनी है। क्वालिटी कंट्रोल, देन उसके ऊपर और डेवलपमेंट करना है तो R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, इफ एनी। 99% क्वेश्चन में ये चीजें नहीं रहती है, लेकिन वो जो 1% है ना, जो बदल दे आपकी दुनिया, वो खतरनाक पॉसिबिलिटी है। अगर वो पॉइंट आ गया आपके कैलकुलेशन में तो कहीं पे मिस्टेक मत कर बैठना। क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, प्राइमरी पैकिंग एक्सपेंसेस, whatever things you have produced in your factory, for preserving them, प्राइमरी बॉक्सेस वगैरह यूज किए जाएंगे ना। प्रोडक्ट बेचने वाला पैकिंग नहीं है, ये प्रोडक्ट प्रिजर्वेशन का पैकिंग है एंड दैट पैकिंग इज कॉल्ड एज प्राइमरी पैकिंग एक्सपेंस व्हिच इज टू बी एडेड टू द नेट फैक्ट्री कॉस्ट एंड फाइनली सेल ऑफ स्क्रैप इसमें से आपको माइनस करना है। सर दोन सर दोन ऊपर भी दिखा था सेल ऑफ स्क्रैप, टकले वो सेल ऑफ स्क्रैप रॉ मटेरियल का था।
अभी जो सेल ऑफ स्क्रैप है ये आपके बाई प्रोडक्ट का सेल ऑफ स्क्रैप है. सो इफ क्वेश्चन से स्पेसिफिकली सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल दैट इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम RMC, and if sale of scrap of byproduct is given in the question, that is to be deducted from your works cost. After adjusting these 5 elements, after your net factory cost, you are going to get COP. Sir, COP क्या होता है sir? This is cost of production. Production activity is over. Congratulations. Sir, production activity हो गया सर, हवे शू करवानू, प्रोडक्शन हो गया तो प्रोडक्ट को बेचना पड़ेगा, लेकिन कौन सा बेचे? फ्रेशली जो बनाया है वो तो मेरे पास अवेलेबल है, जो ऑलरेडी पड़ा था वो मैं उसमें ऐड करूंगा. ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स विच इज ऑलरेडी लाइंग इन माय गोडाउन, दैट इज एडेड हियर. और जो मुझे नहीं बेचना है या मैंने बेचा ही नहीं है वो वाला क्लोजिंग स्टॉक मैं माइनस करूंगा, तो मेरे पास ऐसी चीज आ जाएगी, मुझे ऐसा कुछ मिल जाएगा जिसका मेरा फाउंडेशन से दूर दूर का रिश्ता है. रिश्ता वही, सोच नहीं. We have calculated COGS. COGS is cost of goods sold. Now sale related cost we are going to incur. That is your marketing, selling, distribution, overhead, and finally if any kind of clerical expense related to office and administration you have incurred, that is to be added here. Sir, दोन ऊपर भी administration था, ये administration related to production है. Sir, ये क्या होता है? Say for example, salary paid to the production control manager. Salary paid to whom? Production control manager. Manager is operating his work by sitting in office, right? No, office में बैठा है, but what kind of work he is performing? Quality management. आप लोगों का प्रोडक्शन कंट्रोल करना है. प्रोडक्शन कंट्रोल करना है मतलब ये तो तेरा प्रोडक्शन का काम है. प्रोडक्शन का काम ऑफिस में बैठ के किया तो उसे बोला जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, वेयर एज क्लरिकल सैलरीज, एमडीज रेम्यूनरेशन, ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ ऑफिस स्टाफ, देन ऑफिस एम्प्लॉइज इंश्योरेंस, जो ऑफिस वाला काम होता है ना क्लरिकल, जो प्रोडक्शन का नहीं है, वो अदर देन प्रोडक्शन है. आपके फाइनेंस अकाउंटेंट का सैलरी, अकाउंट मैनेजर वाले जो होते हैं उनका सैलरी, आप लोगों के ऑफिस स्टाफ का सैलरी, ऑफिस का रेंट ना, डायरेक्टर ने व्हीकल यूज किया उसका डेप्रिसिएशन, ऐसे कुछ चीजें होती है जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन जनरल में आएगी. और सारे के सारे खर्चे ऐड करने के बाद आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज टोटल कॉस्ट. In that, when you add profit, you are going to get sales. So this is systematic format. Sir, why we spend so many of minutes on this particular format, sir? What is the reason? This is the backbone of your entire subject. If this connectivity, if these calculations are clearly understood by student, no, in that case, student is not going to face any kind of issue while solving sum, because इसके ऊपर based and connected कितने सारे chapter है. Reconciliation, integral, non-integral, that is your cost accounting system. Absorption costing, देख बाप आया, absorption costing, overhead, service costing, marginal costing, कहां पे ये फॉर्मेट आप लोगों ने यूज किया रहेगा, आप लोगों को ही नहीं याद रहेगा. आप लोगों को ये एक बार फॉर्मेट याद हो गया, बाय हार्ट नहीं करना है, लॉजिकली याद रखना है. सर कैसे बताइए ना. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस गिव्स यू प्राइम कॉस्ट, एड फैक्ट्री ओवरहेड गिव्स यू GFC, एड ओपनिंग WIP, लेस क्लोजिंग WIP, NFC, research and development, quality control, primary packing, administration overhead related to production to be added, less sale of scrap of byproduct will give you COP, add opening finished goods, less closing finished goods will give you COGS. After that, administration general overhead and selling and distribution marketing overheads are to be added. They are going to give you cost of sales. Add profit to that, you will be getting sales. समझा? इतना होने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके थ्योरी में लिखे हुए रहेंगे जो अपन फाइनली रिवाइज करेंगे, एंड देन बेसिक क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑन दिस. यस, रिवीजन सेशन कंसिस्ट सम सॉल्विंग आल्सो. स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को पॉइंट समझने चाहिए. सबसे पहला है क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड एंड क्वांटिटी सोल्ड. सर ये क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड एंड क्वांटिटी सोल्ड क्वेश्चन में दिया रहेगा. इंटरमीडिएट में, तो इंटरमीडिएट में क्वेश्चन में सब कुछ दिया रहेगा तो इसे इंटरमीडिएट लेवल नहीं बोला जाएगा. ओके, सीए बनना है ना तेरे को, तो फॉर्मूला वगैरह यूज करके, लॉजिक यूज करके तुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा. इंस्टीट्यूट विल गिव यू 3 क्वांटिटीज. से फॉर एग्जांपल दे विल गिव यू ओपनिंग स्टॉक, सपोज इट इज 100 यूनिट. क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी 900 यूनिट.
and unsold quantity is 200 unit, that means 800 units are sold. This is how quantity sold can be computed. अरे बाप रे सर, मैं तो डर गई, इतना डिफिकल्ट कैसे हो सकता है इंटरमीडिएट लेवल? हाँ, बहुत डिफिकल्ट है। इंस्टीट्यूट बोलती है डर 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 डर, अगर तू डर नहीं लगता है तो इंस्टीट्यूट बोलेगी रुक मैं तुझे अभी डराऊंगी। ओके, डरने का हाँ, इंस्टीट्यूट ने ये वाला पॉइंट जो है ये गायब कर दिया। Institute has given you opening stock of finished goods, they have given you closing stock of finished goods, और आपके पास 800 का क्वांटिटी सोल्ड दिया है, आपको क्वांटिटी प्रोड्यूस दिया नहीं है। मैं बच्चे ब्लैंक हो जाते, एग्जाम सेंटर में जाके टेंशन में आते, बोलते अभी शू करवानू, अरे शू नहीं, यहाँ पे ना कैलकुलेशन करने का रिवर्स जाके 800 प्लस 200 माइनस 100 कर, यहाँ पे बचेगा 900, दैट इज योर क्वांटिटी प्रोड्यूस, रिवर्स कैलकुलेशन। इंस्टीट्यूट बोलती है अरे स्मार्ट है बच्चे, यस जेकेएससी के बच्चे स्मार्ट है। अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के बाद फिर पता चलेगा कि यार इंस्टीट्यूट ने ना किसी सम में ना 3 क्वांटिटी दी है, क्लोजिंग स्टॉक तो दिया ही नहीं है, अभी क्या करने का? अरे डरने का नहीं। Whenever 3 quantities are available with you, fourth can be computed as balancing figure. 100 plus 900, 1000, and 1000 and 800 का difference is 200. This is first point. When quantity produced or quantity sold is not available in the question, that can be ascertained with the help of this formula. Which formula? This formula. इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, मैक्सिमम बच्चे ये पॉइंट भूल जाते हैं बिकॉज मेरे बच्चे इतने इनोसेंट है ना, क्यूटी पाइज है ना, इतने इनोसेंट बेबीज होते हैं, इंटरमीडिएट में आके मिस्टेक करते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 100 यूनिट्स है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 200 यूनिट्स है, वो कॉस्ट शीट में आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 200, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, सॉरी ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 100 एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 200। टक ले, यहां पे यूनिट्स नहीं रिकॉर्ड करना है, रुपीस रिकॉर्ड करना है, तो ये यूनिट का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। एंड हियर कम्स पॉइंट नंबर 2, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज प्रीटी क्लियर बॉस। ओपनिंग स्टॉक इज कमिंग फ्रॉम द लास्ट ईयर, राइट? नो, लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक बिकम्स ओपनिंग स्टॉक फॉर द करंट ईयर, तो ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हम लोग करेंगे LY। सर व्हाट इज LY? स्टैंड्स फॉर लास्ट ईयर्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। लास्ट ईयर का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो रहेगा ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लास्ट ईयर, उसके बेसिस पे ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कर। बट क्लोजिंग स्टॉक तो ये साल वाला स्टॉक है, इसीलिए इसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा करंट ईयर्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। करंट ईयर के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे इसका वैल्यूएशन करना मत भूलो। सर one doubt छे सर, if last year's information is not available with us, then in that case क्या करे सर? बहुत टेंशन आता है सर। अरे क्यों इतना इमोशनल हो रहा है पापी? लास्ट ईयर का इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा तो आप लोगों का केस है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन में दोनों स्टॉक का वैल्यूएशन जो है वो करंट ईयर के सीओपी पे करना मत भूल। सिंपल सी बात है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन should be considered for last year for the purpose of valuation of opening stock, but when last year information is not available, in that case both the things, both the stocks are to be valued on the basis of current year's cost of production per unit. सर ये क्या लिखा है सर? CY कॉपू क्या है सर? LY कॉपू बुप्पू क्या? अरे LY is last year, CY is current year, COP is cost of production, PU stands for per unit. Done? Now one important point comes in our mind is सर तूने पूरा फॉर्मेट बताया, हमारी आत्मा यहां पे भटक रही है सर, ये पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करे? पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए टोटल को क्वांटिटी से डिवाइड करना पड़ेगा, बराबर है? टोटल को क्वांटिटी से डिवाइड करना पड़ेगा। टोटल तो मेरे पास अवेलेबल है, अगर मेरा टोटल यहां पे है 1 लाख तो इसे डिवाइड करना पड़ेगा क्वांटिटी। क्वेश्चन कम्स इन माय माइंड, सर व्हिच क्वांटिटी इज टू बी कंसीडर्ड? नाउ मटेरियल से लेके यू हैव स्टार्टेड विथ योर प्रोडक्शन, राइट? प्रोडक्शन चल रहा है, प्रोडक्शन चल रहा है, प्रोडक्शन चल रहा है, फिनिश गुड्स आगे चल रहे हैं, चले गए, कैसे चल रहे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक प्रोडक्शन ही चल रहा था। यहां पे आपका प्रोडक्शन खत्म हो गया। सर कौन बोला? यो मैं बोला। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे आपका प्रोडक्शन खत्म हो गया। सर तुझे कैसे पता? अरे फिनिश गुड्स आया, उसका मतलब क्या हो गया? प्रोडक्शन इज ओवर। So till cost of production, all the total values are to be divided by using quantity produced for the purpose of calculation of per unit cost. है? क्या बोला सर? अरे RMC से लेके अर्ज है, क्या बोला? RMC से लेके COP तक, RMC से लेके COP तक पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए टोटल कॉलम को डिवाइड करना क्वांटिटी प्रोड्यूस से। डन?
एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट दैट इज COGS टू सेल्स, बचा हुआ जो पार्ट कॉस्ट शीट का दिख रहा है यहां पे जितने भी टोटल अमाउंट दिख रहे हैं इन्हें डिवाइड कर क्वांटिटी सोल्ड से, सो बोथ द क्वांटिटीज आर टू बी कंसीडर्ड बिकॉज रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कॉस्ट शीट प्रॉफिट किस पे मिलेगा, जो बेचा उस पे, सेल्स रेवेन्यू किस पे मिलेगा, जो बेचा उस पे, एडमिनिस्ट्रेशन जनरल एंड मार्केटिंग का खर्चा किस पे करना पड़ेगा, जो तूने सेल किया उस पे, एंड दैट्स व्हाई टोटल इज टू बी डिवाइडेड बाय यूजिंग क्वांटिटी सोल्ड। यहां पे क्वांटिटी सोल्ड कंसीडर करके पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों कॉस्ट शीट से जुड़े हुए पूरे के पूरे पॉइंट एक भी छूटा नहीं है, पूरा का पूरा थियरी हम लोगों ने डिस्कस किया इन दिस फर्स्ट part of our session. Kindly revise entire thing. Immediately we are going to start with our calculation वाला part. ठीक है, रिवाइज कर दो। ये नोट्स का लिंक मिलेगा आप लोगों को नीचे, चेक कर लेना, मिल जाएगा, डाउनलोड करो एंड रिवाइज करो अभी के अभी। वेरी सुन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सम सॉल्विंग। लेट्स स्टार्ट विद द सम सॉल्विंग सेशन। The theory which we have discussed till now, based on the same theory, सारा theory cover करने वाले कुछ questions are there जो हम लोग solve करेंगे ताकि आपको connectivity अच्छे से पता चले। ठीक है, let's start with very first question based on simple cost sheet preparation. Now, if you check this question, they have given us the information of Astha Manufacturing Company submits the following information on 31st March 2020. If you check the given information, very first sales for the year is given. Sales for the year we record at the last of the cost sheet. Inventories का मतलब होता है stock. Stocks at the beginning of the year are available and all three stocks are given. जिसमें से finished goods का stock we always add to COP, where COP stands for cost of production. Work in progress stock opening we add to GFC. GFC stands for gross factory cost. And material का opening stock is given as 3,000 rupees. It is to be added to the formula of RMC. कई सारे questions आपने देखे रहेंगे, solve किए रहेंगे. This is similar type of question which we are solving here. Purchase of material for the year. Purchases to be added to the formula of RMC. RMC stands for raw material consumed. Direct labor is available. Direct labor is nothing but direct wage for us. Factory overheads are given, but they are not directly given as an amount. They are given as a percentage of a direct labor cost. So factory overhead हमें find out करना पड़ेगा। आपका जितना भी labor cost है, उसका certain percentage अपने पास available है। If you read next point, that is inventory at the end of the year. End of the year का inventory is my closing inventory, closing stock. Work in progress closing stock is to be deducted from GFC. GFC stands for gross factory cost. Your finished goods closing stock is to be deducted from COP, cost of production से ये minus होगा. And material का closing stock we are going to deduct from RMC. RMC stands for raw material consumed. Simply we need to bifurcate the given detail and we need to transfer this detail. We need to post this detail to our format of cost sheet. Other expenses for the year are also given. Where selling expenses are given, selling expenses are selling overhead for us and this amount is to be added to COGS. As per given information, it is 10% of sale. अपने पास सेल्स ऑलरेडी अवेलेबल है 2,75,000, उसका 10% अगर कैलकुलेट करोगे तो 27,500 का अमाउंट आपका सेलिंग ओवरहेड का आ जाएगा. इट इज वेरी सिंपल. Administration expenses general is mentioned and general administration overhead also we should add after COGS which is 5% of factory cost. तो पहले हमें factory cost ढूंढना पड़ेगा. बच्चे बोलते हैं सर ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट के नेट फैक्ट्री कॉस्ट. हमेशा दिस कैलकुलेशन इज टू बी डन ऑन द बेसिस ऑफ नेट फैक्ट्री कॉस्ट एंड अलोंग विद दिस वन मोर एक्सपेंस इज गिवन दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस. We are required to prepare a statement of cost for the year ending 31st March 2020. This is the simple and easiest category of question जहां पे कहीं पे भी quantity is not given. When quantity is not given in the question, बच्चों उसका मतलब होता है per unit calculation is not required. No quantity produced, no quantity sold is to be ascertained. सारे के सारे अमाउंट अपने पास अवेलेबल है. सिंपली हमें इनर आउटर कॉलम बना के सारे अमाउंट का प्रेजेंटेशन करना है कॉस्ट शीट के फॉर्म में. चलो लेट्स ड्राफ्ट वन फॉर्मेट फॉर कॉस्ट शीट. वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. आप मेरे साथ लिखोगे तो भी चलेगा. सिर्फ देखते रहने से अच्छा है कि मेरे साथ लिखोगे तो उतना आपका फटाफट रिवीजन होते जाएगा और आप लोगों का टाइम सेव होता रहेगा. सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिवीजन सेशन जहां पे वी आर रिवाइजिंग ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द बेसिक पार्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट.
Now while solving the sum, first you should start with the heading. Always we are preparing cost sheet for the period ended. What period is given, we need to check. कॉस्ट शीट के ऊपर ही इन्होंने ईयर एंडिंग लिख के रखा है 31 मार्च 2020, सो इट इज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 हो साथ में मेरे, ठीक है ना। चलो कॉलम्स को हेडिंग लिख लेता हूं। फर्स्ट कॉलम आई एम प्रिपेयरिंग फॉर पर्टिकुलर्स एज नो क्वांटिटीज आर गिवन, नहीं तो हम लोग क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड क्वांटिटी सोल्ड से शुरुआत करते थे। पर्टिकुलर्स के बाद मैं रिकॉर्ड करूंगा। दिस इज माय इनर कॉलम वर्किंग एंड आउटर कॉलम इज फॉर माय टोटल कॉस्ट। डन। Now whenever you are starting with your cost sheet always starts with direct materials. So first element I am recording here is direct materials. Direct materials is also called as raw materials consumed, and material cost compute करने के लिए आपको formula use करना पड़ेगा। सर क्या formula use करते हैं? First we always record opening stock of raw material. So let's record opening stock of raw material here. After recording opening stock of raw material, as per our formula, we should add purchases of raw material to this calculation. So I am adding up the value of purchases of raw material, which is given in the question. I discussed entire question. In entire question, कहीं पे भी expense on purchase like carriage inward, freight वगैरह कुछ नहीं दिया था. So that is not to be recorded here. We can skip that heading. And finally, we should deduct the amount of closing stock of raw material, which is again available in the question with us. Sale of scrap of raw material not given anywhere. Opening stock of raw material जिसे भी post कर रहा हूं उसको टिक मार्क करता हूं। My opening stock of raw material is 3000. Purchases of raw material is 1,10,000. So substitute the amount. It is 3000. Purchases is 1,10,000. And closing stock of raw material is also available with us, and that is amounted to rupees 4,000. चेक कर सकते हो अपने यहाँ पे available है 4,000 का closing stock. So once these details are available with you, हम लोग इसको solve करके calculation कर सकते हैं आपके RMC का। कैलसी पे करना बहुत डिफिकल्ट है हाँ, ये ऐसे 3,000 plus 1,10,000 minus 4,000 equals to 1,09,000 is the amount of my raw material consumed. This much material has been consumed for the period. Once material consumption is recorded, next item which we record in our cost sheet is direct wages. So we should record next heading here, direct wages. All direct items we are recording here. Amount of direct wages check करते हैं। चलो direct wages है कितना? That is direct labor 65,000 is the amount. So this is also recorded 65,000. And after recording direct wages, next point हम लोग record करते हैं direct expenses, which is given in the question. The amount of direct expenses. Sir, direct expenses कितना है? Check कर question के last point में तेरे को मिलेगा direct expense, which is amounted to rupees 10,000, and 10,000 I have recorded here. So all the figures are recorded, and once this all figures are recorded, we can take subtotal 1,09,000 plus 65,000 wages plus 10,000 is your amount of direct expenses. You should add all of them, and after adding them you are going to get 1,84,000, and this 1,84,000 is termed as a prime cost for the company. This is the first subtotal जिसको हम लोग heading लिखते हैं prime cost. Prime cost बन गया। Once this prime cost is computed, फॉर्मेट याद करो बच्चों, अपन ने डिस्कस भी किया था। प्राइम कॉस्ट कंप्यूट होने के बाद आगे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट नंबर 1, दैट इज कॉल्ड एज योर फैक्ट्री ओवरहेड। सो वी आर रिकॉर्डिंग हियर फैक्ट्री ओवरहेड। वी नीड टू चेक फैक्ट्री ओवरहेड का इंफॉर्मेशन। Now as per given information in the question, factory overhead का amount is not given. चेक कर लो, factory overhead का percentage दिया है झकाटका. It says 60% of the direct labor cost. That means my factory overheads are to be computed as 60% of direct labor cost. का ही मतलब होता है direct wages. हाँ सर हमारा डायरेक्ट वेजेस है क्या? यस चेक करो, 65,000 इज द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट वेजेस। उसका अगर 60% कंप्यूट करोगे तो 39,000 रुपीज का आपका फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट आएगा। अगेन देयर इज नो ब्रेकअप गिवन फॉर फैक्ट्री ओवरहेड लाइक डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड ऑल, ऐसा कुछ अलग अलग टाइप नहीं दिया है, डायरेक्टली फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया है। सो आपका कैलकुलेशन उतना इजी हो गया।
जैसे इन दोनों को ऐड करते हो आपके पास और एक सब टोटल आता है 1,84,000 प्लस 39,000। सर 39,000 कैसे कर लेते हैं सर? डायरेक्ट वेजेस का 65,000 अमाउंट है, उसका 60% अगर कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 39,000। एंड व्हेन यू एड अप बोथ द अमाउंट्स यू आर गोइंग टू गेट वन मोर सब टोटल विच इज कॉल्ड एज 2,23,000 वैल्यू इज कॉल्ड एज योर ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। चेक करते चलो, इसका दूसरा नाम क्या होता है? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? चलो देखो, सोचो, करो कमेंट। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट डालो डालो, चलो याद करो। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट का और एक नाम पढ़ा था आप लोगों ने, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। Works cost and factory cost is same. Your factory overheads are also called as works overhead. Works overheads are also called as production overhead. अलग अलग नाम से आपके क्वेश्चन में ये सारे डिटेल्स दिए रहेंगे, आपको परफेक्टली आइडेंटिफाई करना है। जैसे ही ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आता है, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में वी शुड एड जस्ट वन स्टॉक एंड दैट इज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। एज पर योर फॉर्मेट वी एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, सो आई एम रिकॉर्डिंग हियर ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। And after adding opening stock of work in progress, we are deducting closing stock of work in progress. जितने भी बच्चे ये लेक्चर व्यू कर रहे हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे साथ अगर सॉल्व करते जाओगे, यू नीड नॉट टू स्पेयर सेपरेट टाइम फॉर सेपरेट रिवीजन। मेरे साथ आप लोगों का रिवीजन होता जाएगा, तो मेरा स्पीड भी मैंने इसी हिसाब से मैनेज करके रखा है कि यार आप लोगों का कभी भी कुछ भी बैकलॉग नहीं छूटना चाहिए। अगर ये 10 घंटे मेरे साथ आप लोग बिताते हो तो ये 8 to 10 आवर्स के रिवीजन में आप लोगों का हर एक कैलकुलेशन हो जाएगा। सर्च फॉर द WIP का वैल्यू। Your opening stock of WIP is 4,000 and closing stock of WIP is 6,000. So values are available. I'm recording them. 4,000 to be added and 6,000 to be deducted. So I'm adding 4,000. I'm deducting 6,000. और जैसे इसे एडजस्ट करोगे आपके पास आ जाएगा और एक सब टोटल। बच्चों ये सब टोटलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज फार एज दिस चैप्टर इज कंसर्न। 2,23,000 प्लस 4,000 माइनस 6,000 इज 221। 2,21,000। सर ये कौन सा कॉस्ट है? 2,21,000 इज जनरली कॉल्ड एज नेट फैक्ट्री कॉस्ट। याद है अपन ने थोड़ी देर पहले ही फॉर्मेट डिस्कस किया था। नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद हमेशा मेरा हाथ ऐसा उठ जाता है कि 5 आइटम। सर 5 आइटम कौन कौन से? रिसर्च एंड डेवलपमेंट नॉट गिवन, क्वालिटी कंट्रोल नॉट गिवन, प्राइमरी पैकिंग नॉट गिवन, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। सर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है लेकिन वो टकले प्रोडक्शन वाला नहीं है, वो जनरल है। देन सेल ऑफ स्क्रैप नॉट गिवन। सर कुछ भी नहीं है उन पांचों में से, तो इसी को स्लैश मार के लिख दो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वी हैव जस्ट कंप्लीटेड विद आवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कॉस्ट इज अवेलेबल विद अस। सब प्रोडक्शन कॉस्ट आ गया, अभी क्या करने का सर? प्रोडक्शन कॉस्ट आने के बाद यू शुड एडजस्ट वन मोर स्टॉक एंड दैट इज स्टॉक ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। सो एड एंड लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करने के बाद माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। मागो टूरुलब, ये देख सब कुछ दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इफ यू सर्च अमाउंट इट इज 7,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज 8,000। 7,000 and 8,000 is to be adjusted. 7,000 ओपनिंग स्टॉक, 8,000 क्लोजिंग स्टॉक, और जैसे इनका सब टोटलिंग करोगे और एक आपके पास बैलेंस आ जाएगा। सर कैसे कर लेते हैं आप? कैलसी से। 2,21,000 प्लस 7,000 माइनस 8,000 इज इक्वल्स टू 2,20,000। 2,20,000 2,20,000। सर इसको क्या बोलेंगे? आपका फेवरेट कॉस्ट COGS, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बोलो बराबर है? अरे बराबर है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कंप्यूटेड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कंप्यूटेड। वाओ, आपका कॉस्ट शीट कंप्लीट होते हुए आपको दिखाई देगा। COGS आने के बाद रिमेनिंग एक्सपेंसेस वी शुड रिकॉर्ड हियर। सर रिमेनिंग एक्सपेंस में कौन कौन सा एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे? चलो चेक करते हैं। क्या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जनरल वाले दिए हैं? सर यस अवेलेबल है एंड दे आर 5% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। सो विल बी एडिंग एडमिनिस्ट्रेशन
and my administration overheads as per given information are 5% of factory cost. They are 5% of factory cost. हाँ बच्चों, फैक्ट्री कॉस्ट अपन ने कंप्यूट किया एंड दैट इज नेट फैक्ट्री कॉस्ट. मेरा नेट फैक्ट्री कॉस्ट था 2,21,000, बराबर है ना. उस 2,21,000 के फैक्ट्री कॉस्ट का अगर मैं 5% कैलकुलेट करूंगा तो मेरा अमाउंट आ जाएगा 11,050. सर कहां से आया सर? नेट फैक्ट्री कॉस्ट कितना था? 221 का 5% कंप्यूट किया तो 11,050 आया. सेम वे मेरा सेलिंग एक्सपेंसेस भी अवेलेबल है एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 10% ऑफ सेल्स. सो आई एम रिकॉर्डिंग हियर selling expenses, that is my selling and distribution overheads. Amount of selling overhead as per given information is to be computed at 10% of sales and sales is given in the question. चेक कर लो सर. सेल्स कितना है सर? चेक करना. सेल्स है 2,75,000. 2,75,000 का 10% ऑलरेडी हमने कंप्यूट किया था. फिर से एक बार क्रॉस वेरीफाई करो. इट इज 27,500. वंस दिस ओवरहेड्स आर रिकॉर्डेड इन आवर कैलकुलेशन, one more subtotal and that will be the final subtotal which you need to calculate. 27,500, 11,050 plus 2,20,000 is equal to 258,550. सर ई का मतबल का होते हमको तनिक समझाओ तो सही. 2,58,550 ये जो दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज योर कॉस्ट ऑफ सेल. इट इज नथिंग बट टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स विच यू हैव प्रोड्यूस्ड. अपने जितने भी प्रोडक्ट बनाए उसका ये टोटल कॉस्ट है. कोई भी बिजनेसमैन अपना प्रोडक्ट कॉस्ट पे नहीं बेचता, वो इसमें ऐड करता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट ऐड करने के बाद कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, याद कर बेटा क्या पढ़ा था? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट गिव्स यू सेल्स एंड टोटल सेल्स इज गिवन इन द क्वेश्चन. यू कैन चेक. इस कंपनी का टोटल सेल्स है 2,75,000. अरे हाँ यार सर, कितना औसम है ये, कितना औसम है. अरे मस्त वाला सम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. अगर माइनस करोगे इसमें से तो आपके पास 16,450 रुपीज का प्रॉफिट आएगा. एंड वी हैव कंप्यूटेड द प्रॉफिट एंड वी हैव कंप्लीटेड दिस सम. दिस काइंड ऑफ इजीएस्ट क्वेश्चन ना, इजीएस्ट क्वेश्चन अगर सॉल्व करोगे तो आपका बेसिक फॉर्मेट जो है वो कवर हो जाएगा. एंड इमीडिएटली आफ्टर दिस चालू करते हैं विथ वन मोर क्वेश्चन जिसमें हम लोग ना क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन देखेंगे. नहीं तो बच्चे क्या बोलते पता है कि ऐसा यार सिंपल सिंपल करा रहा है. सिंपल क्यों किया था कि फॉर्मेट आप लोगों का रिवाइज हो. एंड फॉर्मेट रिवाइज होने के बाद अभी हम लोग चालू कर देते हैं अपना मस्त वाला क्वेश्चन जहां पे क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन दिया रहेगा. एक बार ये पूरा फॉर्मेट एंड सॉल्यूशन रेफर कर लो फटाफट रेफर. नेक्स्ट क्वेश्चन इमीडिएटली स्टार्ट कर लेते हैं. इसमें रेफर करने लायक इतना डिफिकल्ट कुछ नहीं है. If you check the notes का second question, you can see there, prepare a cost sheet showing the cost per ton. अपने को cost calculate करना है यार. किसका cost calculate करने के लिए बोला है? per ton का, of paper manufactured by RCC paper mills in January 2020 under the different elements of cost. जनवरी 2020 की बात है. एक पेपर मैन्युफैक्चर करने वाली पेपर मिल थी और पेपर मिल ने जितने भी पेपर बनाने के लिए खर्चे किए उनका लिस्ट अपने पास अवेलेबल है. क्वेश्चन इज आस्किंग अस टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट, लेकिन कॉस्ट शीट में अपने को कॉस्ट पर टन, दैट इज कॉस्ट पर यूनिट ढूंढ के दिखाना है. मतलब आपका एक कॉलम और बढ़ेगा जहां पे इनर आउटर कॉलम है और तीसरा कॉलम पर यूनिट का बनाना पड़ेगा. सबसे पहला आइटम जो कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड होता है, दैट आइटम इज योर डायरेक्ट मटेरियल. एंड डायरेक्ट मटेरियल में टू मटेरियल्स दे हैव यूज्ड. फर्स्ट वन इज पेपर पल्प. पेपर पल्प अगर देखोगे तो 1000 टन्स ऑफ पेपर पल्प दे हैव यूज्ड एट द रेट ऑफ 80. अगर 1000 टन्स एट द रेट ऑफ 80 पर टन इन्होंने कंसीडर किया है या कंज्यूम किया है तो उसके लिए 80,000 रुपीज इन्होंने स्पेंड किया रहेगा. सर कैसे कर लेते हैं आप? मल्टीप्लाई करके. अदर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में देखोगे तो मटेरियल जो है, मिसलेनियस मटेरियल भी डायरेक्ट मटेरियल में दिया है. इस मटेरियल का यूटिलाइजेशन इज गिवन 200 टन्स दे हैव कंज्यूम्ड एट द रेट ऑफ 50. मतलब इसके लिए इन्होंने 10,000 रुपीज का खर्चा किया. सो इन ऑल कंपनी स्पेंड 90,000 रुपीज टुवर्ड्स मटेरियल. बरोबर है. मटेरियल के बाद नेक्स्ट आने वाला आपका कॉस्ट है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. डायरेक्ट लेबर कॉस्ट देखो, इंफॉर्मेशन देके कंफ्यूजन क्रिएट करने का इनका तरीका देखो खतरनाक है. 220 स्किल्ड मैन,
skilled workers are there who has worked for 25 days and we are paying them according to the rate of rupees 6 per day. सर क्या बोला, एक दिन का एक वर्कर का रेट जो है वो 6 रुपीज है, बराबर. ऐसे कितने दिन काम हो रहा है? 25. सो वी विल मल्टीप्लाई दैट. एंड हाउ मेनी वर्कर्स आर वर्किंग विद दिस कंपनी? इस कंपनी के साथ टोटल 220 वर्कर काम कर रहे हैं. अगर सबका मल्टीप्लीकेशन करोगे 220 वर्कर्स इंटू 25 डेज इंटू 6 रुपीज पर डे करोगे तो अमाउंट आपका वेजेस का यहां पे आपके कैलसी पे आ जाएगा रुपीज 33,000 का वेजेस हमने दिया. सर कैसे कर लेते? अरे सिंपल ना, 220 वर्कर्स आर गोइंग टू वर्क फॉर 25 डेज एंड पर डे का वी आर पेइंग देम 6 रुपीज. वैसे ही 110 अनस्किल्ड वर्कर्स वर्क फॉर 25 डेज एंड दे आर गेटिंग पेड एट द रेट ऑफ 4. मतलब यू आर गोइंग टू स्पेंड 11 रुपीज ऑन अनस्किल्ड वर्कर का वेजेस. इन ऑल 44,000 रुपीज का वेजेस वी हैव पेड. After direct material and direct wages, direct expenses are given. If you check direct expenses का information, स्पेशल इक्विपमेंट हायर चार्जेस आर गिवन. स्पेशल डाइज होते हैं ना, मोल्ड्स आपके जो होते हैं, उसका भी चार्ज दिया है. डायरेक्टली 10,000 एंड 5,000 इज गिवन. सो इट इज क्वाइट ओके. क्या मटेरियल दिया है, लेबर दिया है, एक्सपेंसेस दिया है. आगे के इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन सेज देयर आर वर्क ओवरहेड. सर ये क्या होता है सर वर्क ओवरहेड? बस क्या, ये वही इच्छाधारी नाग है जो हमेशा रूप बदल बदल के आता है. इसका नाम है आपका फैक्ट्री ओवरहेड. Factory overheads are also called as production overhead. They are also called as works overhead, but they are given in two parts: variable and fixed. वेरिएबल का पार्ट दिया है एट द रेट ऑफ 100% ऑन डायरेक्ट वेजेस. आपका डायरेक्ट वेजेस कितना है वो चेक करो. अगर चेक करोगे तो डायरेक्ट वेजेस आप लोगों को दिखेगा यहां पे. टोटल डायरेक्ट वेजेस कंपनी का है 44,000 एंड 44,000 का 100% अगर कैलकुलेट करोगे तो 44,000 का ही अमाउंट दिखेगा. वेयर एज फिक्स्ड वैल्यू सेज इट इज 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस. सो मेरे डायरेक्ट वेजेस का 55% हो जाएगा 22,000. समझ रहे हो? समझ रहे हो कैसे आया? सर इसमें वेरिएबल क्या, फिक्स्ड क्या? इन्होंने क्वांटिटी वाइज कुछ भी बाइफर्केशन नहीं दिया. दे हैव गिवन दिस एलिमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस. आई हैव कंप्यूटेड देम ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस. एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल, फिर से देख क्या बोला, जनरल. दे आर 10% ऑन वर्क कॉस्ट. तो अपने को वर्क कॉस्ट ढूंढना पड़ेगा. सर वर्क कॉस्ट क्या होता है? सर वर्क कॉस्ट का मतलब होता है फैक्ट्री कॉस्ट. फॉर्मेट से कॉस्ट शीट बनाते बनाते आएंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगा. इवन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आर गिवन एज अ परसेंटेज ऑफ वर्क कॉस्ट. और ये दोनों की दोनों चीजें मुझे ऐड करनी पड़ेगी COGS में, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आर जनरल एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आर आल्सो जनरल. Now finished paper manufactured. Finished paper manufactured 1,000 tons. Sir 1,000 tons का manufacture किया. Yes, it is my quantity produce. It's my life. ये देखो ये quantity produce है. Sir produce का मतलब क्या है? इतना पेपर तूने manufacture किया है. सेल ऑफ वेस्ट, वेस्टेज जो हुआ वो तूने 2000 में बेचा. सो इट इज सेल ऑफ स्क्रैप. और सेल ऑफ स्क्रैप हम लोग माइनस करते हैं NFC में से. व्हाट इज NFC स्टैंड्स फॉर? सर NFC इज नेट फैक्ट्री कॉस्ट. और जो भी सेल ऑफ वेस्ट है वो 2000 में आप लोगों ने बेच दिया है. एंड फाइनली सेल्स इज गिवन एंड इट इज इक्वल टू 400 पर टन. यार लेकिन कितना टन तूने पेपर बेचा ये कैसे पता चलेगा यार? सर मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा यार, कितना टन पेपर बेचा. इन्होंने मैन्युफैक्चर्ड पेपर कितना लिख के दिया है? 1000 टन. कहीं पे भी बोला है आप लोगों को क्लोजिंग स्टॉक इज देयर? नहीं सर. कहीं पे भी बोला है आप लोगों को ओपनिंग स्टॉक इज देयर? नहीं सर. कहीं पे भी आप लोगों को बोला है यहां पे कि आप लोगों का सेल्स क्वांटिटीज डिफरेंट? नहीं सर. पूरा चेक कर, आप लोगों को कहीं पे भी कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा. यू हैव प्रोड्यूस्ड टोटल 1,000 टन्स ऑफ पेपर एंड 1,000 टन्स ऑफ पेपर यू हैव सोल्ड. लेट्स प्रिपेयर द फॉर्मेट एंड सॉल्व दिस सम. बना देते एक फॉर्मेट बना के सॉल्व कर लेंगे. सो विल ड्रॉ पर्टिकुलर्स एंड ट्रिपल कॉलम फॉर्मेट. The only new point in this question is per unit calculation. ठीक है? Draw the columns and try to solve along with me कि आप लोगों का revision on track रहे. So we'll start with heading. We are preparing cost sheet for the period ended. Period, if you check, it is not given anywhere in the question.
So we will put dash. Now whenever quantities are given in the question, you should start recording with quantities. First आप record करोगे quantity produced and then you should record quantity sold. Now as far as this question is concerned, quantity produced and quantity sold is same because there are no opening and closing stocks given anywhere in the question. ये last में देखोगे तो आपको मिलेगा 1000 tons का production इन लोगों ने किया था. So if 1000 tons are produced and 1000 tons are sold, there is no closing stock in this case. Now inner column to record amount is working. Outer column to record the amount is total. यहाँ पे भी रुपीज रिकॉर्ड करेंगे रुपीज एंड लास्ट इज पर टन जहां पे आप लोग रिकॉर्ड करते हो पर यूनिट. सो सिंपली वी आर प्रिपेयरिंग कॉस्ट शीट. नाउ एज फार एज कॉस्ट शीट फॉर्मेट इज कंसर्न, your cost sheet presentation always starts with first element of cost and that is your direct materials. We will underline it. Need not to use any formula because material का type and consumption is given directly in the question. You can check. सबसे पहला आपने जो material use किया है that material is your paper pulp. Paper pulps 1000 tons at the rate of 80,000. So in inner column I have recorded 80,000 का amount. After this 80,000, next material used is other miscellaneous material which is amounted to rupees 10,000. Other miscellaneous material is used. It is amounted to rupees 10,000. Hope you remember how we calculated the amount. 80,000 and 10,000 दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 90,000 का मटेरियल कॉस्ट. और ये 90,000 को जब डिवाइड करोगे आप लोग आपके क्वांटिटी से, क्वांटिटी 1000 टन, आपके पास आ जाएगा 90,000 डिवाइडेड बाय 1000, 90 रुपीज का पर यूनिट वैल्यू. कैलसी पे करो, बहुत डिफिकल्ट है. आफ्टर रिकॉर्डिंग मटेरियल, नेक्स्ट आइटम टू बी रिकॉर्डेड इज डायरेक्ट लेबर. Direct labor cost is also discussed and calculated, so we'll record direct labor here, which is also called as direct wages. But again we will show the direct wages. But again we will show the separation, breakup of direct wages. Two types of workers are working with this company. दोन कौन से दोन वर्कर काम कर रहे हैं इस कंपनी के पास? पहला है स्किल्ड वर्कर, स्किल्ड मैन, और दूसरा है अनस्किल्ड वर्कर. स्किल्ड वर्कर एंड अनस्किल्ड वर्कर का टोटल वेजेस वी हैव ऑलरेडी कंप्यूटेड एंड दे आर अमाउंटेड टू रुपीज 33,000 एंड 11,000. सो 33,000 एंड 11,000 व्हेन यू ऐड बोथ दिस वैल्यूज आपके पास आ जाएगा टोटल 44,000 का वेजेस. एंड 44,000 को आपको डिवाइड करना है 1000 टन से, आपका पर टन वैल्यू हो जाएगा 44 रुपीज. एंड वंस डायरेक्ट वेजेस आर रिकॉर्डेड, लास्ट आइटम टू बी रिकॉर्डेड इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस. सो दिस इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट विच वी रिकॉर्ड बिफोर कैलकुलेटिंग प्राइम कॉस्ट. डायरेक्ट एक्सपेंस को भी अंडरलाइन कर दिया मैंने. डायरेक्ट एक्सपेंसेस को अंडरलाइन करके चेक करता हूं. डायरेक्ट एक्सपेंस में भी दोन आइटम्स आर देयर. फर्स्ट इज स्पेशल इक्विपमेंट हायर चार्जेस एंड देन स्पेशल डाइज. आपने कोई स्पेशल इक्विपमेंट हायर किया है, उसके चार्जेस 10,000. एंड सेकेंड वन इज योर स्पेशल डाइज 5,000 molds. Add up both the values on your calci पे ऐड करो, आपके पास टोटल आ जाएगा. एंड टोटल कॉस्ट इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका डायरेक्ट एक्सपेंस का 15,000 डिवाइडेड बाय 1000 टन्स, आपके पास 15 रुपीज आ जाएगा. एंड वंस दिस 3 एलिमेंट्स आर रिकॉर्डेड, यू कैन कंप्यूट द प्राइम कॉस्ट.
आप प्राइम कॉस्ट कंप्यूट कर सकते हो. सो लेट्स कैलकुलेट द प्राइम कॉस्ट हियर. My prime cost will be 90,000 plus 44,000 plus 15,000 is equal to 1,49,000. So it's 149 rupees per ton. एक टन प्रोड्यूस करने के लिए आपको 149 का कॉस्ट लगा है. सो इट इज वेरी सिंपल प्रेजेंटेशन जहां पे आपको रिपीटेशन दिखेगा, नया कुछ नहीं है. सिंपली यू नीड टू फॉलो द फॉर्मेट. Once prime cost is calculated, after computation of prime cost, we record factory overheads. Let's check what all informations are given about the factory overheads in the question. क्वेश्चन को आगे पढ़ोगे तो फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए इन्होंने वर्ड यूज किया है वर्क ओवरहेड, जिसमें से वेरिएबल एंड फिक्स्ड अलग अलग शो करना पड़ेगा. अमाउंट वी हैव ऑलरेडी कंप्यूटेड, इट इज 44,000 एंड 22,000. सो फर्स्ट वी विल शो अंडरलाइन करके वेरिएबल एंड देन फिक्स्ड. वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स 44,000, fixed factory overheads 22,000, and when you add up all these values आपके पास total factory overhead आ जाएंगे 66,000 and divide them by 1000 tons आपके पास आ जाएगा 66 rupees per ton का कॉस्ट. सिंपल है. जैसे इनका टोटल करोगे, टोटल करने के बाद 149 plus 66 will give you 2,15,000 and this 2,15,000 will be treated as gross factory cost. सो लिख दिया मैंने यहां पे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, एंड माय ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट फॉर 1 टन इज 215 रुपीज. करेक्ट है. Once gross factory cost is calculated, we add opening stock of WIP, we deduct closing stock of WIP. यार पूरा क्वेश्चन ढूंढा यार, कहीं पे भी WIP नाम की चीज नहीं है. अगर WIP नाम की चीज ही नहीं है तो हम लोग एक चीज कर सकते हैं, इसी को स्लैश मार के लिखेंगे नेट फैक्ट्री कॉस्ट. करेक्ट है ना. अभी जैसे ही नेट फैक्ट्री कॉस्ट आएगा बच्चों, नेट फैक्ट्री कॉस्ट में 5 आइटम्स हम लोग एडजस्ट करते हैं. याद है ना, मेरा हाथ ऐसा ऊपर आ जाता है 5 आइटम का. वही 5 आइटम्स आर टू बी एडजस्टेड एंड दे आर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन कॉस्ट. ये 4 में से कुछ नहीं दिया यार, लेकिन एक है और वो है आपका सेल ऑफ स्क्रैप. सो इसमें से माइनस करना पड़ेगा सेल ऑफ वेस्टेज, sale of scrap, and sale of scrap का value is given in the question directly. It is 2,000 rupees. NFC में से माइनस करेंगे 2,000. कैलसी पे करता हूं मैं. 2,000 डिवाइडेड बाय 1,000. ओ माय गॉड, आ गया 2 रुपीज. दोन माइनस करने के बाद यू आर गोइंग टू गेट वन मोर सब टोटल, एंड दैट वन मोर सब टोटल इज कॉल्ड एज योर cost of production. चलो चेक करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है. सर 2,13,000 सर. करेक्ट. 213 पर टन इज माय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. माय प्रोडक्शन इज फिनिश्ड. प्रोडक्शन हो चुका है. इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, नॉट गिवन. लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, नॉट गिवन. व्हेन स्टॉक्स आर नॉट गिवन, दिस इज माय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. COGS इज सेम. ओके सर. COGS के बाद क्या आएगा? COGS के बाद 2 मोर एक्सपेंसेस वी रिकॉर्ड. पहला रिकॉर्ड करते हो आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन जनरल ओवरहेड्स. चेक करो है क्या. एडमिन ओवरहेड्स जनरल कैटेगरी, and then we record selling and distribution expenses. Administration overhead general category check करते हैं. Administrative overhead general category is 10% of work cost. So हमें कंप्यूट करना पड़ेगा जनरल कैटेगरी का अमाउंट. योर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो जनरल इन नेचर है. सर क्या बोला, सर क्या बोला? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो आपके जनरल इन नेचर है, उस जनरल ओवरहेड का कैलकुलेशन करने के लिए दे हैव स्पेसिफिकली गिवन यू इंफॉर्मेशन. दे आर टू बी कंप्यूटेड एज 10% ऑफ वर्क कॉस्ट, एंड वर्क कॉस्ट का मतलब होता है नेट फैक्ट्री कॉस्ट. योर वर्क कॉस्ट इज 2,15,000. 2,15,000 का अगर 10% कंप्यूट करोगे तो आ जाएगा 21,500. सो विल रिकॉर्ड देम 21,500. सर कैसे कर लेते आप? चाहिए तो ब्रैकेट में लिख के रखना, कैसे कैलकुलेशन किया है वो लिख के रखता हूं मैं भी यहां पे. वी हैव कंप्यूटेड इट एज
10% ऑफ FC, एंड FC का मतलब होता है फैक्ट्री कॉस्ट. फैक्ट्री कॉस्ट 21,500 रुपीज इज एडमिन वैल्यू, डिवाइड बाय क्वांटिटी. आपके पास आ जाएगा टोटल 21.5 रुपीज पर यूनिट का कैलकुलेशन. सो हियर वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड 21.5. इट्स 21.5. After admin overhead, the next overhead to be recorded is your selling and distribution overhead. They are 20% of work cost. So we'll be computing in the same way selling and distribution overheads. Selling and distribution overhead, as per given information, they are 20% of work cost, and work cost is my factory cost. आपका जितना भी फैक्ट्री कॉस्ट है उसका 20% कैलकुलेट करो, आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 43,000 एंड पर टन वैल्यू हो जाएगा 43 रुपीज. बरोबर है. जैसे ही कैलकुलेशन करोगे आपके पास टोटल आएगा, एंड दैट टोटल विल बी कॉल्ड एज टोटल कॉस्ट, व्हिच इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ सेल्स. इट इज 2,13,000 प्लस 21,500 प्लस 43,000 इज 2,77,500. दिस इज माई cost of sale. It's my total cost. Cost of sales कैलकुलेट किया, पर यूनिट कैलकुलेट करो. इट इज 277.50. एज ऑलवेज इसमें वी आर गोइंग टू ऐड प्रॉफिट, एंड आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फाइनल अमाउंट जो आपके पास आएगा वो सेल है. अभी क्वेश्चन ये आता है दिमाग में, सर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे. सेलिंग प्राइस देके रखा है यार क्वेश्चन में. सेलिंग प्राइस देखो कितना बोला है इसने, 400 पर टन, और ऐसे अपने पास टोटल 1000 टन है. अगर 1000 टन 400 पर टन के हिसाब से बेचोगे तो 400 कैलकुलेट करने का मल्टीप्लाई बाय 1000 विल गिव यू टोटल अमाउंट ऑफ 4 लाख रुपीज. माई सेल्स इज अवेलेबल 4 लाख. सर कैसे कर लेते हैं आप, कैलसी से 400 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1000 टन से, मेरे पास आ गया टोटल 4 लाख, और इसको डिफरेंस में फाइंड आउट करोगे तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट 4 lakhs minus 2,77,500 आ गया 1,22,500. And when you divide it by 1000, 122.5 is the profit earned by the company. This is the balancing figure which we have calculated. बच्चों और कॉस्ट शीट में क्या आएगा, इस फॉर्मेट के बाहर का कुछ नहीं आता है. सो जेकेएससी टेक्स्ट बुक के सम्स अगर हो सके तो रिवाइज करना. मैक्सिमम पॉसिबल ऑल द कंटेंट इज कवर्ड इन आवर टेक्स्ट बुक, और ये रिवीजन सेशन में आप लोगों ने अभी तक देखा रहेगा कि हर एक पॉइंट के ऊपर अपन डिस्कशन करके आगे बढ़ रहे हैं. सो प्लीज रिवाइज एवरीथिंग रिलेटेड टू कॉस्ट शीट, बिकॉज दिस कैन बी टर्म्ड एज बैकबोन ऑफ योर एंटायर सब्जेक्ट. आने वाले पूरे के पूरे चैप्टर्स एंड सिलेबस विल बी बेस्ड ऑन दिस इंटर रिलेशनशिप ऑफ